तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज भी हम वही अपनी क्लाइमेटोलॉजी की क्लास एक तरीके से या फिर कहें फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कल की अपनी क्लास में हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेयर की, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को देखा था। और हमने अपने क्लास के एंड में कहा था कि अगली क्लास में हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो एक तरीके से हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका, एटमॉस्फेयर का। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आप यहाँ पर इस एक फिगर को देख पा रहे होंगे, और इससे पहले कि हम इस फिगर तक में पहुंचे, थोड़ा सा हम एक और फिगर आपको दिखाना चाहते हैं जो शायद आपने पहले अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाली क्लास को अगर कर लिया होगा तो आप समझ रहे होंगे। देखिए, जब आप इस अर्थ को और या फिर ग्लोब को अगर कहें देखते हैं तो आपको कुछ लाइंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और ये लाइंस आपकी जो होती हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। कुछ आपको इस तरीके से, ये आपका नीचे साउथ पोल जैसे मान लीजिए हो गया और नॉर्थ पोल हो गया, तो इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हुई कुछ लाइंस मिलती हैं, और कुछ आपको इस तरीके की लाइंस यहाँ पर सर्टेन डिस्टेंस पर देखने को मिलती हैं। ठीक। और ये जो हमारी लाइंस हैं जो पोल्स को मिलाते हुए हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो हमारी इस तरीके से पैरेलल में इस तरीके से में है वो हमारी हैं लेटी हुई, एक तरीके से कह सकते हैं, इनको कहते हैं हम लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जो मेजरमेंट किया जाता है ये अर्थ के कोर यानी सेंटर से बिल्कुल किया जाता है। सेंटर ऑफ अर्थ से इनका मेजरमेंट होता है, और ये सेंटर ऑफ अर्थ से इनका मेजरमेंट एंगल में होता है। जैसे आप इसको कहीं पे अर्थ के इस टुकड़े को जैसे यहां पर काटा गया है, और एक यहां पर आपने ये लाइन देखी, यहां पर देखने को मिल रहा है एक पॉइंट यहां पर ले लिया है, और उसमें हमने देखा है कि कितना ये एंगल बना रहा है उस सेंटर ऑफ अर्थ से। तो वो जो एंगल बना रहा होता है वही हमारा एक तरीके से लेटीट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है। दोनों के लिए एंगल मेजर करने का तरीके अलग होते हैं। ठीक है। तो अगर हम कहते हैं ये जो हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, यानी कि इक्वेटर जो हमारा है, भूमध्य रेखा, ये वाली लाइन हमारी होती है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है। और यहां पर जो हमारा एंगल होता है ये हमारा होता है 0 डिग्री, और ये जो हमारा एंगल है पोल्स पर, यहां पर हमको 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, यहां पर हमको 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है दोनों एंड पे। यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप जब इस पुराने वाले फिगर को देखेंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 0 डिग्री, और यहां पर लिखा हुआ है क्या, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन कहां पर दे रहा है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस अर्थ के, जो हमारा ये इक्वेटोरियल लाइन जो है, इक्वेटर जो है हमारा भूमध्य रेखा जो है, यहां पर अगर हम कहें यहां पर ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल है। ठीक है। तो यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगहों पर, चाहे आप इस डायरेक्शन में चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाइए, चाहे आप साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाइए, यहां पर किस तरीके से एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर, संरचना उसकी बदलती है, परिवर्तित रहती है, किस तरीके से उसकी संरचना होती है, उसके बारे में ये बताता है। ठीक। एक और चीज अब थोड़ा सा यहीं पर देखिएगा, ये दोनों लाइन क्या है ये आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर ये जो लाइन है, यहां पर देखिए केवल 8 किलोमीटर लिखा हुआ है, और यहां पर ये 16 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसका भी क्या रीजन देखिए, जैसे ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ एक हमारी ये इक्वेटर लाइन है, वैसे ही 23 डिग्री हाफ पर अगर हम जाते हैं नॉर्थ में, और यहां पर साउथ में जब जाते हैं, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर यानी कि कर्क रेखा है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा है। और हमारे सन की ये टेंडेंसी होती है कि सन हमारा इन्हीं दोनों के बीच में चलता है। सन हमेशा ट्रेवल जो करता है इन्हीं के रीजन में रहता है। तो अगर आप बताइए, अगर सन इसी रीजन में रह रहा है, सन इसी रीजन में रह रहा है, तो क्या होगा, तो ये एरिया जो है ये रिलेटिवली हॉट होगा, गर्म होगा कंपेयर टू इसके ऊपर वाले एरियाज पे, और ये जो एरिया है पोल वाला, ये सबसे कम ठंड गर्म होगा, यानी कि ये ज्यादा कोल्ड, ये सबसे ज्यादा ठंडा होगा। इसी तरह से सिमिलरली यहां पर भी ये सबसे
ठंडा क्षेत्र होगा, कोल्ड प्लेस होगा। और ये हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये हमारा सबसे गर्म रीजन होगा। क्यों? क्योंकि सन इसी रीजन में होता है। यहाँ पर सनलाइट तिरछी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर सनलाइट ऑलमोस्ट सीधे पड़ती रहती है या फिर थोड़ा बहुत ही उनमें डाइवर्जन। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ऊपर से, अगर यहाँ पर ऐसे है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो सूर्य से जो गर्मी प्राप्त हो रही है वो कम प्राप्त हो रही है। इसलिए पोल्स पर क्या होती है, रिलेटिवली टेम्परेचर लो होता है, और जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर जो है, वहां पर टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक। तो अब देखिए एक और बात, अब अगर ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और कैप्रिकॉन के बीच में, यहां पर टेम्परेचर क्या है, अधिक है। तो अगर टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो इस एरिया में जो एयर होगी, जो गैसेस होंगी, वो क्या होंगी, वो अधिक गर्म होंगी, वो अधिक गर्म होंगी। और ये गर्म गैसेस, ये हॉट गैसेस क्या होंगी, रिलेटिवली गर्म होकर ज्यादा ऊपर उठती हैं। ये गैसेस गर्म होकर ज्यादा उठती हैं, ज्यादा हाइट तक उठती हैं। और पोल्स पर, ध्रुवों पर, वहां पर टेम्परेचर गैसेस का क्या होता है, कम होता है। तो ये उतने हाइट तक पोल्स पर नहीं उठ पाती हैं, पोल्स पर ये उतने हाइट तक नहीं उठ पाती हैं। और यही रीजन है कि यहां पर जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर सिर्फ 8 किलोमीटर देखने को मिल रहा है, यहां पर 16 किलोमीटर तक देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, यहां पर गैसेस ज्यादा ऊपर तक उठ रही हैं, इसलिए यहां पर यहां तक गया है, और यहां पर गैसेस कम हाइट तक उठ पा रही हैं। ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को। और ये देखिए यहां पर सबसे पहले, सबसे नीचे अर्थ के सरफेस के सबसे पास में जो एटमॉस्फेयर की लेयर पाई जाती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ठीक। उसके ऊपर जो अगली लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, और उसके ऊपर फिर क्या है हमारी, मीजोस्फियर यानी कि मध्यम मंडल। और उसके ऊपर में हमारा है थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल और आयन मंडल। तो अगर आप यहां से ऊपर जाते जाते हैं, जैसे अर्थ से, सरफेस से, तो सबसे पहले आपको कौन सी मिलती है, सबसे आप पहले आपको ट्रोपोस्फियर मिलेगी, उसके बाद आपको स्ट्रेटोस्फियर मिलती है, उसके बाद आपको मीजोस्फियर मिलता है, और उसके बाद में आपको थर्मोस्फियर मिलता है, और उसके बाद में बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फियर मिलता है। ठीक। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। किस तरीके से, ये अगर आपका क्या हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया। और अब आप क्या जा रहे हैं, ऊपर हाइट तक चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको 4 रीजन में आप एक तरीके से डिवाइड कर लीजिए, इस तरीके से। सबसे नीचे क्या मिला आपका, सबसे नीचे आपको मिल रहा है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। फिर क्या मिल रहा है, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, और उसके बाद में थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ठीक। तो सबसे नीचे अर्थ के पास में आपका ट्रोपोस्फियर हो गया, फिर स्ट्रेटो, फिर आपका यहां पर मीजो हो गया, थर्मो हो गया, और एक्सो। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये चलते हैं। तो अगर सिर्फ लेयर्स की बात की जाए कि कौन सा लेयर का सीक्वेंस क्या है, तो यहां से आपको पता चल सकता है। अब थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, एक एक करके इसको देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ट्रोपोस्फियर यानी कि जो हाइट है पृथ्वी की सतह से, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट तक होता है, तो इक्वेटर पर ये 16 किलोमीटर तक में की हाइट तक में रहता है, और पोल्स पर ये 8 किलोमीटर तक की हाइट पर रहेगा। इक्वेटर पर ये 16 किलोमीटर की तक की हाइट में, और पोल्स पर ये 8 किलोमीटर तक की हाइट पे हुआ। ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब ट्रोपोस जो ग्रीक वर्ड है उससे ये लिया गया है, जिसका एक तरीके से मीनिंग होता है टर्बुलेंस, यानी कि विक्षोभ। ठीक है। जब आप कहीं पे एकदम से
एकदम से जिग जैग इस तरह से मूवमेंट, एकदम से रैंडम मूवमेंट होने लगे, तो एक तरीके से उसको टर्बुलेंस कहते हैं। और इसी से ये वर्ड लिया गया है, ग्रीक वर्ड है ट्रोपोस, जिसका अर्थ विक्षोभ हो या टर्बुलेंस होता है, वहां से इसका नाम पड़ गया है ट्रोपोस्फियर। विक्षोभ या मिश्रण से क्या मतलब है? देखिए, जब कल गैसेस की हम बात कर रहे थे तो एक बार ने बात क्या की थी कि अर्थ के सरफेस के पास में मैक्सिमम जो गैसेस होती हैं वो अर्थ के सरफेस के पास में रहती हैं, और इनकी डेंसिटी भी अर्थ के सरफेस के पास में क्या होती है, अधिक रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, गैसेस का कंपोजिशन, गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस के पास में जो गैसेस हैं वो अधिक हैं, उनकी डेंसिटी अधिक होती है। और गैसेस क्या थे, जलवाष्प, धूल कणों इत्यादि से बने होते थे, वाटर वेपर, डस्ट, इन सब से बनते थे। तो ट्रोपोस्फियर में, कहां पर, ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में जो गैसेस होती हैं वो उनके अंदर में क्या होता है, टर्बुलेंस बहुत अधिक होता है, एक दूसरे से टकराती रहती हैं, एक तरीके से समझिए। उनके बीच में मतलब एक तरीके से उनकी मिक्सिंग होती रहती है, उनके टकराहट होती रहती है, तो उनके बीच में टर्बुलेंस बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, उनके बीच में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होता है। और इस टर्बुलेंस के कारण क्या होता है, इस विक्षोभ के कारण क्या होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं, एकदम से उनकी प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा एकदम से चेंजेस आते हैं। और यही कारण क्या होता है, यही कारण क्या होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो स्टेबल नहीं होता है। टर्बुलेंस के कारण इनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो स्थायी नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। और जितनी भी आपकी एक्टिविटी क्लाइमेट से जुड़ी होती हैं, जैसे साइक्लोन आप सुनते हैं, ठीक है, रेनफॉल वगैरह जो आप सुनते हैं, जितनी भी चीजें, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलते हैं। तूफान वगैरह, वर्षा वगैरह जो होती है वो आपको इस ट्रोपोस्फियर के फेस में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि वर्षा या वगैरह जो तूफान वगैरह आते हैं वो किस लेयर में आते हैं अर्थ के, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, जिसका कारण क्या होता है, जो हमारी गैसेस वगैरह होती हैं यहां पर, उनके बीच में टर्बुलेंस बहुत अधिक होता है। ठीक, यहां सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे संघनन की प्रक्रिया यानी कि कंडेंसेशन, इवेपरेशन वगैरह देखने को मिलता है। और कंडेंसेशन और इवेपरेशन हो रहा है यानी कि यहां पर वर्षा भी होगी, कई बार आप ओले पड़ते हुए जो देखते हैं, बर्फबारी, ओस पड़ती है ठंड में, जो फॉग जो होता है, ये सारी घटनाएं जितनी होती हैं वो सिर्फ कहां पर आपको देखने को मिलती हैं, ये ट्रोपोस्फियर वाले क्षोभ मंडल के क्षेत्र में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, खूब एकदम से वर्षा होगी, चक्रवात आएगा, तूफान आएगा, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होता है। और अब बताइए, जब यहां पर इतनी अनस्टेबिलिटी है, अस्थायित्वता है, इतना टर्बुलेंस हो रहा है, रेन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या फ्लाइट वगैरह उड़ सकती हैं, क्या प्लेन वगैरह उड़ सकती है? नहीं। तो कभी भी फ्लाइट वगैरह इस रीजन में नहीं उड़ते हैं। तो फ्लाइट जब भी उड़ेगा एटलीस्ट 16 किलोमीटर के ऊपर में ही उड़ेगा, क्योंकि 16 किलोमीटर तक ये आपका रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका पोल्स पर हो गया आपका 8, और इक्वेटर पर आपका हो गया 16। ठीक, अब थोड़ा सा और चीजों को देखिए, यहां पर देखिए एक और रीजन मिल रहा है आपको। ठीक है, ये लगभग 2 किलोमीटर तक का होता है, जिसको नाम दिया गया है ट्रोपोपास, ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब क्या होता है, चीजों का रुक जाना। पॉज तो आप टीवी देखते हैं तो पॉज कर देते हैं, मूवी देख रहे हैं, कहीं जाना है, किसी का फोन आ गया तो पॉज कर दे रहे हैं, तो वैसा ही ये है। यहां तक जब गैसेस पहुंच जाती हैं तो एक तरीके से उनमें जो टर्बुलेंस होता है, इस 2 किलोमीटर के रीजन में ये एक बिल्कुल से शांत क्षेत्र बन जाता है। इनके बीच का टर्बुलेंस जो होता है वो ऑलमोस्ट समाप्त रहता है, शांतिपूर्ण एकदम एरिया बन जाता है ये। तो यही रीजन जो होता है, इसको नाम दिया जाता है ट्रोपोपास का, ट्रोपोपॉस का एक इसको नाम दिया जाता है। इसके ऊपर का जो एरिया है, इसके ऊपर का जो एरिया है वो समताप मंडल होता है। अभी हमने जहां पर जैसे बात की थी, आपको क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या, ये वाली लाइन जो आपको है ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है समझिए। और ये आपका क्या है,
ये इस लाइन को इक्वेटर मत समझिएगा, ये आपका इक्वेटर को शो कर रहा है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है। यहां पर इक्वेटर है, यहां पर आपके पोल्स हैं। 0 डिग्री यहां पर है, यहां पर 90 डिग्री है। अब यहां पर अभी हमने क्या कहा था कि यहां पर सन की रेस के कारण टेम्परेचर अधिक होता है, जिससे गैसेस क्या होती हैं, अधिक गर्म होती हैं और ये अधिक हाइट तक जाती हैं, ये अधिक हाइट तक जाती हैं। और यहां पर गैसेस का टेम्परेचर कम होता है, जिससे कारण ये कम हाइट तक जाती हैं और यहां पर इस तरीके से ये ऊपर उठती हैं, ठीक है। और यहाँ पर असेंडिंग एक तरीके से होता है, ये गैसेस ऊपर की ओर दिखती हुई देती हैं और यहाँ पर गैसेस नीचे हुए दिखती हैं, क्योंकि ऊपर में टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिवली यहाँ पर कम हो जाता है। पोल्स पर, पोल्स पर क्या है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है। और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं, गैसेस का कंपोजिशन भी, डेंसिटी भी घटती चली जाती है। तो इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है, कंपोजिशन भी उनका कम हो रहा है। तो पोल्स पर क्या होती है, गैसें नीचे आती हुई दिखती हैं और यहां पर गैसेस क्या होती हैं, ऊपर जाती हुई दिखती हैं, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर कम, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इसलिए गैसेस नीचे होती हैं। कभी आपसे कहा जाए कि डिसेंडिंग और असेंडिंग कहाँ पर देखने को मिलता है गैसेस का, तो इक्वेटर पर असेंडिंग आपको देखने को मिलता है और पोल्स पर डिसेंडिंग देखने को मिलता है। जो स्टार्टिंग में हमने लेक्चर में बताया था वही चीज ये है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समताप मंडल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये हमने अभी जो बात की थी वही है, उस अधिक कुछ नहीं है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। पेज खोलने में, ट्रोपोपास ये 1-2 किलोमीटर की परत होती है जिसमें विक्षोभ या मिश्रण पॉज हो जाता है, जिस कारण सभी मौसमी घटनाएं यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं, जिसके बाद में समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर होता है। स्ट्रेटोस्फियर, जब हम कल बात कर रहे थे किसकी, ओजोन गैस की, तो हमने कहा था एक गुड ओजोन होता है और एक बैड ओजोन होता है। गुड वाले में हमने क्या कहा था कि ये यूवी रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे क्या होता है, ये यूवी रेज अगर अर्थ के सरफेस तक में हमारे तक पहुंच गई तो हमारे स्किन डिजीजेस क्रिएट कर सकती हैं। ये जो गुड ओजोन है, ये जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कहां पर एब्जॉर्ब होता है, इसी समताप मंडल में एब्जॉर्ब होता है, स्ट्रेटोस्फियर में होता है, ठीक है, यहां पर ही होता है। और इस कारण से यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, यूवी रेस के एब्जॉर्प्शन के कारण टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, ऊपर जाने पर इस समताप मंडल में इंक्रीज कर जाता है। और ये 15 से 50 किलोमीटर के बीच की ये परत होती है ओजोन की, ओजोन लेयर होती है। और 20 टू 30, ये 15 से 50 जो है, इसके बीच में जब आप 20 पे पहुंच जाएंगे और यहाँ 30 पहुंच जाएंगे तो इस बीच में इसकी डेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है और यहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक होता है, क्योंकि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो समताप मंडल में टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। और कारण कभी ऑप्शन बना के पूछ लीजिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इन द रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, तो उसका कारण क्या होता है कि ये जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यहां पर भी क्या होते हैं, कुछ क्लाउड्स बनते हैं, लेकिन वो क्या क्लाउड्स होते हैं, जो वर्षा रेनफॉल नहीं करते हैं, रेनफॉल ये क्लाउड्स नहीं करते हैं। और इन क्लाउड्स को एक नाम दिया जाता है नेक्रस क्लाउड्स या सिरस क्लाउड्स, या इनको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहते हैं। कभी कभी एक मोतियों जैसी एक तरीके से मोती जैसे फॉर्मेशन हो जाता है और वो गिरते हैं, या इनको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मौसम साफ रहता है और वर्षा नहीं होती है, और यही वो रीजन होता है जहाँ पे हमारी प्लेन वगैरह फ्लाइट्स वगैरह उड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो समाप्त हो चुकी होती हैं। उसके बाद में आपको स्ट्रेटोपास मिलता है, यह भी 1-2 किलोमीटर की लगभग चौड़ी परत होती है। फिर आप उसके ऊपर में जाते हैं तो मीजोस्फीयर की परत मिलती है। मीजोस्फीयर में जैसे आप नाइट्रोजन N2 O2 H2 इस तरीके से पढ़ते हैं ना, लेकिन यहां पर क्या होता है, ये एक सिंगल एटम में मिलते हैं, चाहे ON इस तरीके से। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हमने क्या कहा कि डेंसिटी गैसेस की क्या होती है,
कम होती चली जाती है, यहाँ पर गैसेस की मात्रा कम होती चली जाती है। यहाँ पर नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड मिलते हैं। कौन से रीजन में कौन से क्लाउड मिल रहे हैं इसको थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। लेकिन वर्षा यहाँ भी नहीं होगी, और हाइट चूंकि बढ़ गई है इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूवी रेज वगैरह एब्जॉर्प्शन जैसी घटनाएं तो देखने को आपको नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटोपॉज के बाद में आपको मीजो स्फीयर मिल रहा है। मीजो स्फीयर के बाद फिर आपको मीजोपॉज देखने को मिलेगा, वो भी लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में ही देखने को मिलता है। तो जितनी भी आपकी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं ट्रोपोस्फीयर में ही देखने को मिलती हैं। मीजोपॉज 80 से 82 किलोमीटर तक होता है। थर्मोस्फीयर उसके बाद में मिलता है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सोस्फीयर और एक आयनोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल में। जैसे जैसे आप ऊपर चले गए सन के पास पहुंचते चले जा रहे हैं, और सन के पास अगर आप पहुंच गए तो ऑटोमेटिक आपका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज कर जाता है। सन के कारण ऊपर में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और इस आयनोस्फीयर को अलग अलग लेयर्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजा था। DEFG 80 से इसकी शुरुआत होती है, 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक के बीच को रीजन को कहते हैं आयनोस्फीयर, जिसमें यहाँ से क्या होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स मिलती हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स मिलती हैं, इतना डिटेल में आपसे वैसे पूछेगा नहीं। जिसमें से जो डी होती है वो 80 से 99 तक होती है। ई जो होती है 99 से 138 होती है, जो मीडियम एंड लो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है। डी वाली क्या होती है, सिर्फ लो को करती है। उसके बाद में आपको एफ मिलेगा जो मीडियम और हाई को रिफ्लेक्ट करेगी, और जी जो होती है वो हाई रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है आयनोस्फीयर में। 80 से 640 तक का इसका रीजन होता है आयनोस्फीयर का। ठीक है, उसके ऊपर में आपको एक्सोस्फीयर देखने को मिल जाता है। इस तरीके से ही जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार नोट्स में पढ़ लीजिएगा। ई लेयर की खोज केनले ने की, एफ लेयर की खोज एप्लेटन ने की। बहिर्मंडल में टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, 5568 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि सन के बिल्कुल पास में है। लेकिन यहाँ पर चूंकि गैसेस नहीं होती हैं, गैसेस नहीं होती हैं तो टेम्परेचर भले अधिक है, लेकिन आपका हाथ अगर आप बाहर निकालते हैं तो इसकी आपका हाथ जलता नहीं है, क्योंकि गैस नहीं होती है। यहाँ पर आपके मैग्नेटोस्फीयर भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खोज जो की है वो वॉन एलन ने की थी। यहाँ पर इस लेयर में क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। और ये मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पर मिलते हैं, इनकी जो कंपोजिशन जो होती है वो इस तरीके से रहती है कि जब सन रेस यहाँ पर आती हैं, सूर्य से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, जब इन चार्ज पार्टिकल पर टकराती हैं, सन से जो चार्ज पार्टिकल्स से टकराती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सोस्फीयर में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर से एक बार करते, थोड़ा जल्दी हो गया। यहाँ पर चूंकि गैसेस नहीं है, ठीक है, तो आपका हाथ नहीं चलेगा। दूसरा, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल होते हैं। सन से जो रेज आती हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पार्टिकल से टकराती हैं, और इस टकराहट से क्या होती है, एक लाइट उत्पन्न होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरा। और ये जो ऑरा है ये आपको देखने को कहाँ मिलती है, ये आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर देखने को मिलती है। नॉर्थ पोल वाले को आप ऑरा बोरेलिस कहते हैं, और साउथ पोल वाले को ऑरा ऑस्ट्रेलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो कभी बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस का नाम पूछा जाए कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सोस्फीयर में जो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनसे जब सन से आने वाली किरणें टकराती हैं तो आपकी लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। अगर आपसे कहां से कहां तक कहा जाए तो 16 किलोमीटर तक आपको एक मिल रहा है क्या, ट्रोपोस्फीयर। 2 किलोमीटर फिर आपका वो क्या हो गया, पॉज हो गया। फिर आपका 50 से तक जा रहा है स्ट्रेटोस्फीयर, जहां पे यूवी रेज हो रही हैं, यहीं पर फ्लाइट वगैरह चलेगी। फिर मीजोस्फीयर है,
मीजोस्फीयर 52 से 80 तक जाता है, फिर 80 के ऊपर में टोटल आपका थर्मोस्फीयर वगैरह, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक आयन मंडल और एक बहिर्मंडल यानी कि आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका, एटमॉस्फेयर का। ठीक, तो अब अगली क्लास को हम जब करेंगे तो वहां पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में और प्रेशर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर, फिर हम देखेंगे विंड को, और टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, इन चार चीज को करने के बाद ये हम देखेंगे कि रेनफॉल किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए आज इतने पे रखते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्वेरीज में पूछ सकते हैं। ठीक।